सोनी श्रेष्ठ भारत के इस स्पेशल शो में आपका स्वागत करती हूँ। महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बज चुका है और आगामी 20 नवंबर को यहाँ पर चुनाव होने हैं। तैयारियां जोरों पर हैं और हम इन तैयारियों का जायजा भी लेंगे और बात करेंगे उन मुद्दों की जिनकी बात करना जरूरी है, जिन पे चर्चा होना बहुत ही जरूरी है। हमारे इस स्पेशल शो में जिसका नाम है मौका चुनाव का, बात समुदाय की, यानी हर उस समुदाय, हर उस कम्युनिटी को हम कनेक्ट करेंगे अपने शो में, जिनकी बातें मैटर करती हैं, प्राथमिकता से जिन्हें उठाया जाना चाहिए। और ऐसे ही आज एक समुदाय यानी बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर हमें है, यानी एक विद्यालय जहां से किसी भी व्यक्ति की शिक्षा की शुरुआत होती है। महाराष्ट्र के धारावी में स्थित महात्मा फूले एजुकेशन ट्रस्ट में इस वक्त हम खड़े हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे शिक्षकों से कि आखिर एजुकेशन पॉलिसी कितनी सही है, क्या कुछ उसमें हुआ है, क्या कुछ होना चाहिए, क्या सुधार की आवश्यकता है हमारे स्कूलिंग सिस्टम में, या बहुत सारे शायद सवाल इनके भी हो सकते हैं। इनके जवाब भी हम इन्हीं से ही जानना चाहेंगे। तो आइए बात करते हैं, मुखातिब होते हैं यहाँ टीचर्स से। तो सर, हमारे साथ सबसे पहले आप हैं। हम जानना चाहेंगे कि आपका जो नाम है वो, और आप यहाँ पे किस तरह से, आप संस्थापक हैं, तो कब से स्कूल चल रहा है? मेरा नाम बाबूराव माने, मैं एक्स एमएलए हूँ और इस संस्था का फाउंडर चेयरमैन हूँ। और 97 से ये स्कूल हम लोग यहाँ पर, ये सारे टीचर के मदद से हम लोग यहाँ पर चला रहे हैं। और यहाँ पर कम से कम 3000 बच्चे, 4 स्कूल है, अंग्रेजी, मराठी, हिंदी, उर्दू, ऐसा मिलकर 3000 बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। जूनियर कॉलेज भी है, सीनियर कॉलेज भी है। और जिनको पढ़ने की आवश्यकता है, ऐसे सारे ज़रूरतमंद बच्चे यहाँ पर पढ़ाई के लिए आते हैं। और हमारे सारे टीचर बहुत ही ईमानदारी से वो उनको पढ़ाई में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। आज की स्थिति में 97 से हमारे यहाँ के स्कूल से कम 200-250 एडवोकेट निकल गए यहाँ से पढ़कर, 100-150 डॉक्टर निकल गए, 70-80 सीए निकल गए। और एक अच्छा स्कूल, ये राष्ट्रीय एकात्मता का एक ज्वलंत उदाहरण रहने वाला ये स्कूल यहाँ पर हम लोगों ने शुरू किया है। हमें बहुत अच्छा अनुभव आया है इसका। और सारे हमारे धारावी के पेरेंट जो मेहनत मजदूरी करके करके अपना जीते हैं, वो सारे पेरेंट हमारे काम के ऊपर बहुत खुश है, हमारे सारे टीचर के पढ़ाई के ऊपर खुश है। और अपने बच्चे यहाँ एडमिशन मिलना चाहिए, इसीलिए सारे लोग कोचिस में रहते हैं। माने जी, ये कहा जाए मिनी इंडिया कहा जाता है इस स्कूल को। 4 मीडियम्स हैं, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, उर्दू। सारे यहाँ पर विद्यार्थी भी अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग अलग सांस्कृतिक एक तरह से मेल मिलाप होता है। इलेक्शन आज आ चुका है, महाराष्ट्र इलेक्शन होने वाला है। सरकार थी, अब नई सरकार चुनी जाएगी। एजुकेशन सिस्टम, अब तक आपने क्या देखा है, कितना बदलाव हुआ है, कितना अच्छा हुआ है? क्या उम्मीदें अब तक थी, क्या पूरी हुई है और क्या होनी चाहिए? इस पर भी हम आपकी राय जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता देखिए, एजुकेशन में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। है? खाली पढ़ना लिखना, इतना सीमित एजुकेशन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग, हमारे यहाँ के सारे टीचर, हमारी संस्था, हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ से पढ़कर निकलने वाला बच्चा दुनिया के कोई भी स्कूल के कंपटीशन में खड़ा रहे और वहाँ सक्सेस मिले। इस तरह की पढ़ाई, इस तरह का फाउंडेशन एजुकेशन के विषय हम लोग यहाँ ये बच्चों का डाल रहे हैं। और इसके कारण धारावी के हमारे 3-4 बच्चे अमेरिका गए और वहाँ के स्कूल में जाकर हमारे बच्चों ने वहाँ नेतृत्व किया, वहाँ के बच्चों का काउंसलिंग किया। एक हमारी बच्ची इस्लाम में रहती थी, धारावी में हमारे स्कूल में पढ़ती थी। और उन्होंने जो इंडिया के स्तर पर जो बड़ी फुटबॉल टूर्नामेंट होती है, फीफा टूर्नामेंट कंपटीशन, तो उस टूर्नामेंट में हमारी बच्ची ने पूरे देश में पहला क्रमांक पाया। और अपने देश के प्राइम मिनिस्टर सम्माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने उनका स्वागत किया दिल्ली में बुलाकर। तो ये सारा हमारे टीचर के
मेहनत के कारण हो रहा है और लगन से, एक अच्छी भावना से यहाँ का पढ़ाई का काम हम लोग करते हैं। बाकी एजुकेशन में बहुत बड़ा सुधार आने की ज़रूरत है और वो सब आस्ते-आस्ते हो जाएगा। आपको अभी क्या लगता है जैसे ये ट्रस्ट है आपका, आपने 96 से चल रहा है, तो सरकारी रूप से कितनी मदद इस तरह के ट्रस्ट को मिलती है, मिल पाई है अब तक? और क्या इसमें इज़ाफ़ा किया जाना चाहिए, क्या लगता है? देखो, हम लोग ये एजुकेशन का काम है, इसको अधूरा नहीं छोड़ना है। इसीलिए हम लोग ये बड़ी कठिनाई का सामना करते हुए स्कूल चलाते हैं। हमारे कुछ एमएलए साथी थे, उन्होंने दारू के बार निकाले और वो पैसा डाल के फिर से चुन के आए। हम लोगों ने स्कूल निकाल के हम हार गया। लेकिन मुझे मालूम है कि ये जो काम है, ये समाज के भले का काम है, देश के भले का काम है। तो इस काम में हारा जीता उसका हम फिक्र नहीं किया। ये काम को हम लोगों ने आगे चलाने का सोचा है और ये काम हम आगे ले जा रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये आपके ही पूर्णतः आपका ही सहयोग है और आपके आपसी लोगों का सहयोग है जो ये ट्रस्ट चल पा रहा है। हाँ, हमारे सारे टीचर मदद करते हैं। हमारी मुख्याध्यापिका दोनवलकर मैडम भी कोचिस हमेशा कोचिस में रहती है। हमारे सारे ट्रस्टी, पेरेंट, ये सारे लोग हमें मदद करती है। इसके कारण ये गाड़ी चल रही है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको माने जी। हम और भी टीचर से बात करना चाहेंगे। वीना जी हमारे साथ हैं जो कि प्रिंसिपल हैं इस मिनी इंडिया की। तो वीना जी, ये ट्रस्ट एक स्कूल है जहां बहुत सारी बच्चियां और बच्चे पढ़ते हैं। इलेक्शन भी आ गया है, बस इलेक्शन के अलावा सरकार से अब तक कितनी मदद आपको अपेक्षित थी, कितनी मिली है और आपको क्या लगता है क्या कुछ सुधार होने चाहिए, क्या कुछ बदलाव होने चाहिए? अच्छा, मैं वीणा दुनवलकर प्रिंसिपल छत्रपति शिवाजी विद्यालय की हूँ। और हम जैसे कि सरकार नॉन सैलरी ग्रांट देती है, लेकिन नॉन सैलरी ग्रांट जब देती है तो वो परसेंटेज सैलरी के ऊपर होता है। तो जहाँ पे हमारी टीचर्स है, 24 टीचर्स है जो अप्रूव्ड टीचर्स है, उनके आधार पे वो होता है। लेकिन हमारे साथ जो पढ़ रहे बच्चे वो काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं और उस हिसाब से तो वो सैलरी ग्रांट तो पूर्ति नहीं है। तो फॉर्चुनेटली हमारे पास कॉर्पोरेट्स लोग जो है जो हमको बहुत हेल्प करते हैं। उसमें सबसे पहला नाम तो मैं वॉर्ली कंपनी का लूँगी, जिन्होंने हमको क्लासरूम्स बिल्ड करके दिए हैं। लेकिन हालांकि ये जो काम जो है वो सरकार का भी उतना ही है कि धारावी के एरिया में जब स्कूल होती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ कैसे दी जाए, उनको कैसे डेवलप किया जाए, ताकि क्योंकि ये बच्चे जो हमारे आते हैं वो एलाइट क्लास के नहीं हैं, ये उन पेरेंट्स के जो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं और छोटी मोटी पेट के लिए पूरा दिन वो बिजी रहते हैं अपने काम के लिए। तो ऐसे में जब सरकार आधार को भी इतना ज़रूरी मानती है, वो तो अच्छा है केसरकर सर ने, शिक्षण मंत्री ने वो आधार का इस साल फ्लेक्सिबिलिटी दिया है। नहीं तो आधार मैंडेटरी किया जाए तो पेरेंट्स को इतना वक्त भी नहीं कि बच्चों का तो उस बेसिस पे तो हम बच्चों को एडमिट भी नहीं कर पाएंगे आगे, कि उनका जिनका आधार नहीं है तो उनको क्या, उनका काउंट ही नहीं होते हैं वो बच्चे। लेकिन कितनी सारी अगर फायदे की बात करूं तो कितने फायदे अब तक, आप शिक्षक एक सीनियर टीचर रही हैं, प्रिंसिपल हैं, तो कितने फायदे अब तक मिल पाए हैं टीचर्स को? आप सारे टीचर्स का प्रतिनिधित्व अगर करें तो आपको क्या लगता है क्या फायदे और मिलने चाहिए टीचर्स को, क्या फैसिलिटीज मिलनी चाहिए और इस इलेक्शन में जो सरकार चुनी जाएगी उससे क्या उम्मीदें हैं आप? देखो, जनरली क्या है कि टीचर्स के बारे में अगर मैं बोलूं तो आज भी मेरे पास इतने टीचर्स हैं जिनको ना वो डीसीपी में आते हैं और ना ही उनको पेंशन है। तो ओल्ड पेंशन जो है, ऐसे मेरे 9 टीचर्स हैं, उनको ओल्ड पेंशन देना ज़रूरी है क्योंकि उनका भवितव्य एकदम अंधेरे में। इतने साल उन्होंने पढ़ाया है, स्कूल के लिए मेहनत की है और इन बच्चों के लिए की है, आउट ऑफ पॉकेट जाके भी उन्होंने कंट्रीब्यूट करके उनको वो आगे लेने का उन्होंने सोचा है। उनके ही बच्चे आज यूएस में है जो एमएस कर रहे हैं, उर्दू मीडियम की लड़की। तो ऐसे ऐसे बच्चों को कहाँ कहाँ उन्होंने पहुँचा। लेकिन आज अगर वो रिटायर होते तो ना उनके पास कोई पेंशन स्कीम है, ना कोई बेनिफिट्स है। तो उसके बारे में, ओल्ड पेंशन के बारे में निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो 96 से 97 से काम कर रहे हैं। ग्रांट पे स्कूल बाद में आई है, तो बाद में आने के बाद उन्होंने 2005 के बाद जो ग्रांट पे आए उनका
पेंशन स्कीम ही बंद कर दिया है। तो वो नहीं होना चाहिए, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, तो उसके ऊपर नया सरकार ने ध्यान देना चाहिए। वैसे जो विद्यार्थी इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उन विद्यार्थियों का विकास सिर्फ एकेडमिक्स में नहीं, लेकिन बाकी अभी एनएपी आ रहा है, स्किल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो स्किल डेवलपमेंट की क्या फैसिलिटी वो प्रोवाइड करेंगे नए गवर्नमेंट, उसके लिए हम उत्सुक है कि अगर एक आधी ट्रस्ट है वो स्किल डेवलपमेंट एक ह्यूज प्रोजेक्ट है। अगर स्टेम्प लैब की भी अगर बात करें तो स्टेम्प लैब क्लासरूम बनाना और स्टेम्प लैब का अगर लेंगे तो 50 से 60 लाख का खर्चा है। तो उसके बारे में सरकार अनुदान देगी क्या, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो अभी बहुत सारी समस्याएं हैं टीचर्स के पास, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, जिसको इम्प्लीमेंटेशन नेशन वाइड हुआ है, महाराष्ट्र में उसमें इम्प्लीमेंट किया गया है। आपको लगता है किस हद तक उसका फायदा बच्चों को मिल पा रहा है? क्या कुछ बदलाव हुए, क्या सही हुए, और इसमें और क्या बदलाव की आप अपेक्षा करती हैं? अभी बात की जाए एनएपी के बारे में तो एनएपी इटसेल्फ बहुत अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा टेक्निकल इश्यूज है। जैसे कि 5वीं का वर्ग जो है वो प्राइमरी में जाएगा, तो 6ठी से 8वीं तक होगा, फिर 9वीं और 10वीं 11वीं और 12वीं जाएंगे। अगर मेरा ही इंस्टीट्यूट लिया जाए तो मेरा प्राइमरी अनएडेड है और 5th एडेड है, तो वो प्राइमरी में जाएगी, तो वो टीचर्स का क्या, वो एक क्वेश्चन मार्क है जिसका आंसर आज तक मुझे नहीं मिला है। या 9th-10th है तो 11th-12th मेरा कॉलेज है यहाँ पे, लेकिन वो अनएडेड है, तो उसको अगर 9th-10th के साथ जोड़ा जाएगा तो उन टीचर्स का क्या कि वो एडेड में है कि अनएडेड है, और फिर वो बच्चे का फीस स्ट्रक्चर का भी तो इशू होने वाला है, क्योंकि हम तो एडेड में सिर्फ 5वीं का 5 रुपये 6 रुपये ऐसे लेते हैं फीस, तो उसका क्या होगा, तो वो कैसे उन लोग टेक्निकली सॉल्व करेंगे, ये एक है। फिर दूसरी है कि एनएपी इटसेल्फ बहुत अच्छा है। क्यों बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी पोर्शन सिलेबस मैथ्स साइंस को लगाया जाएगा, लेकिन ये जब एनसीईआरटी का पोर्शन लगाया जाएगा तो क्या टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उस लेवल पे होंगे, क्योंकि वर्नाक्युलर मीडियम से पढ़े हुए टीचर्स वो एनसीईआरटी का लेबर जो पोर्शन है सिलेबस को कर पाएगा। गाँव में जो टीचर्स पढ़ाते हैं मैथ साइंस वो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में ही पढ़ाते हैं, तो वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्नाक्युलर तो होगा, लेकिन उनका ट्रेनिंग भी होगा कि नहीं, क्योंकि अगर पॉलिसी नहीं आ रही है तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी उसी लेवल का होना चाहिए, और उतना समय गवर्नमेंट दे पाएगी और एफिशिएंट ट्रेनर्स को अपॉइंट करेगी, या फिर ये हमारे में से लेके उनको ट्रेन करके उसके बाद वो कैसा होता है ना, ग्रास रूट लेवल पर आते आते वो खत्म हो जाता है। बात सही कह रहे हैं आप, जो इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी कमियां हैं जिसको पूर्ति कर दी जानी चाहिए। सवाल यहाँ पे यह भी है कि पूरे महाराष्ट्र, वैसे तो पूरे देश में, पर महाराष्ट्र राज्य में भी टीचर यानी शिक्षकों की कमी से हर सरकारी स्कूल गुजर रहा है। प्राइवेटाइजेशन हुआ है, प्राइवेट स्कूल्स आए हैं, वहाँ टीचरों की भरमार है, लेकिन वहीं सरकारी स्कूलों में इसकी कमियां हैं। तो इस पे हम बात करेंगे और भी टीचर्स हैं हमारे साथ, उनसे भी कि उन्हें क्या लगता है, उनकी क्या सोच है इस पे, और किस तरह से उन्हें लगता है कि इसमें भर्ती की जानी चाहिए। सर, आपका नाम? मेरा नाम विश्वास निमसे है। जी। आप कौन सी क्लास पढ़ाते हैं? मैं 5th to 10th क्लास पढ़ाता हूँ। तो प्राइमरी आप देखते हैं, प्राइमरी से आप मिडिल तक देखते हैं, ओके। तो जो टीचर्स की कमी है, जैसा कि मैंने कहा, पूरे राज्य इस चीज़ से जूझ रहा है, तो आपको क्या लगता है इसकी कमी की पूर्ति किस हद तक अभी की गई है जो प्रेजेंट सरकार थी, और आगामी सरकार से क्या आपकी उम्मीदें हैं एज अ शिक्षक के तौर पर, अगर आपसे पूछें? देखो, आरटी आया था, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन के हिसाब से हर सब्जेक्ट वाइज टीचर मिल रहा था। ड्राइंग को सेपरेट टीचर था, पीटी को सेपरेट टीचर था, मगर अभी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ना ड्राइंग टीचर रह गया, ना पीटी का टीचर है, सब्जेक्ट वाइज टीचर नहीं मिल रहा है। तो जो सब्जेक्ट वाइज टीचर नहीं मिल रहा है तो नुकसान किसका होगा? बच्चों का होगा। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सब्जेक्ट वाइज टीचर देने चाहिए। और मैं मराठी मीडियम से पढ़ाता हूँ। अभी अभी ये गवर्नमेंट ने मराठी भाषा को अभिजात दर्जा दिया है, और अभिजात दर्जा जब दिया है तो मराठी मीडियम बचाने के लिए सरकार ने कुछ नई पॉलिसी लानी चाहिए, जो कि मराठी मीडियम की जो हालात है मुंबई में या पूरे राज्य में बहुत धीरे धीरे कम होते जा रही है संख्या, तो उसे बचाने के लिए सरकार की कुछ नई पॉलिसी आनी चाहिए। जैसे कि मराठी मीडियम के बच्चे
इंग्लिश मीडियम या सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के हिसाब से चलने चाहिए। उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम होगी, स्पर्धा परीक्षा होगी, उसका भी नियोजन गवर्नमेंट ने करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स यानी छात्र छात्राओं को कितनी फैसिलिटीज अब तक मिल पा रही है सरकार की तरफ से? शिक्षा के अलावा और भी जगह है जहाँ पर बच्चे अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, तो आपको क्या लगता है कहीं कमी अभी महसूस हुई या पूर्ति की गई या आने वाले समय में की जानी चाहिए? नहीं, अभी तो चल रहा है, ठीक चल रहा है, मगर मैं आने वाली पॉलिसी के बारे में बता रहा था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी लॉन्च हो रही है, उसके सीबीएसई उसको जोड़ रहे हैं, अच्छी बात है, मगर ये करते करते जो अभिजात दर्जा दिया है वो भी कायम होना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग है मराठी मीडियम की। तो आप, मेरा जो पहला सवाल था कि आपको लगता है कि शिक्षकों की कमी से पूरा राज्य जूझ रहा है, अभी कुछ आपको लगा था इसमें कमी हुई है या फिर इसमें और बढ़ोतरी हो गई, और आने वाले समय में आपको क्या लगता है क्या कदम उठा सकती है सरकार? कमियां टीचरों की तो है ही, और दूसरी बात जो आरटीई के हिसाब से टीचर मिल रहे थे, अभी ये न्यू पॉलिसी से विद्यार्थियों की जो संख्या है उसके ऊपर टीचरों की संख्या आ गई है। तो इसलिए विद्यार्थी अगर कम होते तो टीचर भी कम होते जा रहे हैं। यानी एक टीचर पहले एक या दो सब्जेक्ट पढ़ा रहा था, अभी वो 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो उसका ऊपर लोड हुआ। टीचर ना नहीं बोलते पढ़ाने के लिए, टीचर पढ़ा रहे, मगर जो जितना जोर से बच्चों को देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे। तो यानी इंग्लिश शिक्षक पढ़ाने वाला टीचर ड्राइंग पढ़ाएगा, नहीं पढ़ा सकता, सही बात है। पीटी टीचर लैंग्वेज पढ़ाएंगे, मगर वो हिसाब से जो देना चाहिए थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं 19-20 हो ही जाएगा ना। तो इसलिए मेरी मांग ये है कि सब्जेक्ट वाइज टीचर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट वाइज टीचर्स नहीं है, टीचरों की बहुत कमियां हैं। अगर कहा जाए युवा जो टीचर्स हैं, युवा शिक्षक जो बनकर भी आ रहे हैं, उनका इंटरेस्ट सरकारी स्कूलों की तरफ नहीं है, उनका इंटरेस्ट है हाई पेडेड प्राइवेट स्कूल्स, जो इस चीज़ से निकल कर सामने आए हैं। यानी कि सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि किस तरह से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी की पूर्ति की जाए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, हर मीडियम पे प्रॉपर ध्यान दिया जाए। तो शिक्षकों की कमी की पूर्ति आवश्यक है, लेकिन कई विषयों पर बात करने की ज़रूरत है। यानी कि और भी विषय है जिसे अब हमारे जो भी स्कूल्स हैं वहाँ पे हमें शामिल किया जाना चाहिए पुस्तकों में। हम सिर्फ विज्ञान पढ़ें, हिंदी पढ़ें, ये तो ज़रूरी नहीं है, और भी विषय हैं जिन्हें पढ़ा जाना ज़रूरी है। यानी कि जैसे पर्यावरण के संदर्भ में आखिर बच्चे कितना जानते हैं, ऐसी ही समस्या कुछ इनको भी फेस करनी पड़ेगी। यहाँ हमारे साथ टीचर मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि आखिर पर्यावरण को लेकर क्या कुछ हो रहा है, क्या विषय आ पाया है, नहीं आ पाया, या उसे ऐड किया जाना चाहिए। सर आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद माने है। मेरा स्पैरो शेल्टर नाम से एनजीओ है, मैं यहाँ पे ट्रस्टी हूँ। बेसिकली मैं ये बात करना चाहता था कि हम एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को जो है वो पर्यावरण के बारे में अलर्ट रखना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन पॉलिसी में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज बच्चे लैंग्वेज तो पढ़ लेंगे, मैथ्स तो पढ़ लेंगे, बट उनको जो पर्यावरण का महत्व है उसका ख्याल कैसे रखा जा सकता है, उसको अच्छी तरीके से कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसको प्योर नीट एंड क्लीन कैसे रखा जा सकता है, ये उनको सिखाना ज़रूरी है। वो उनके पास से करवा के लेना ज़रूरी है। यही अगर वो स्कूल में सीखेंगे तो वो उनके पूरे जीवन में, पूरे आयु में वो उनके ख्याल में रहेगा, और यही बात वो दूसरे को भी सिखाते रहेंगे। तो आने वाले 50 या 100 सालों के बाद हमें पर्यावरण के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। आज हम ग्लोबल वार्मिंग को लेकर इतने परेशान हैं क्योंकि ये काम कुछ साल पहले हुआ नहीं है, इसलिए हम इस चीज़ को आज फेस कर रहे हैं। तो आज भी हमारे पास समय है कि हम आज भी इसके ऊपर आज काम करेंगे तो 50 साल के बाद हमें इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो पर्यावरण के बारे में बच्चों को यही उम्र है, उनकी सही उम्र है कि उनको बेबी स्पून कर करके उनको हर एक छोटी चीज़ का महत्व समझाया जा सकता है। पानी का क्या महत्व है, हवा का क्या महत्व है, झाड़ का क्या महत्व है, पक्षी का, प्राणी का क्या महत्व है, ये अगर उनको अच्छी तरीके से समझेगा तो ना ही वो कभी झाड़ का पत्ता तोड़ेंगे, ना ही कभी फूल तोड़ेंगे, और खुद से वो झाड़ लगाएंगे, क्योंकि उनको समझेगा कि हमें क्या करना है। तो यानी कि अब तक किसी भी तरह का इस तरह का विषय शामिल नहीं किया गया है पाठ्यक्रम में? आज तक नहीं हुआ है। इसी का तो फल है कि आज हम ग्लोबल वार्मिंग को फेस कर रहे हैं। तो नए एजुकेशन पॉलिसी में ये सारी चीज़ों को भी अच्छा तरीके से मायने रखने चाहिए इस पॉइंट को, कि इस पॉइंट को भी सिलेबस में कम से कम एक तो लेसन होना चाहिए कि बाबा इस चीज़ को, क्योंकि हमने इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। हमने स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान दिया, ड्राइंग के ऊपर दिया, पर पर्यावरण एजुकेशन पॉलिसी में वो ट्रैक में आना बहुत ज़रूरी है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एजुकेशन में अगर पाठ्यक्रम में हम पर्यावरण जैसे संजीदा विषय शामिल करते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छी सीख जाती है। जैसे कहते हैं ना, पहली शुरुआत घर से होती है। घर कहाँ है? बच्चों का घर है स्कूल। स्कूल में जो सिखाया जाएगा बच्चे वही करते हैं। यानी आने वाली सरकार से उम्मीदें बहुत हैं। उन्हें इस पॉलिसी में चेंजेस भी करने होंगे, उन्हें नए पाठ्यक्रमों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना होगा। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं अब समझ में आ रही हैं। और भी हम बात करेंगे, यहाँ पे एक और मैम है जो शायद हिंदी मीडियम में पढ़ाती हैं, उनकी भी कुछ समस्याएं हैं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे अभी सरकार थी, आपको क्या लगता है उन्होंने शिक्षा के लिए क्या काम किया, बच्चों के लिए क्या काम किया? आने वाली सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है? देखिए, अभी जो मौजूदा सरकार है, मैं यहाँ पर बहुत सारे हमारे जो कलीग्स हैं, उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर अपने विचार जो उन्होंने दिए हैं। तो मैं जो फिजिकली जो चैलेंजेस जो बच्चे हैं, उनके संदर्भ में थोड़ा मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि मेरा नाम सुलोचना जायसवाल है। मैं छत्रपति शिवाजी विद्यालय में पिछले 24 सालों से यहाँ पर शिक्षिका हूँ। और मैम, हमारा जो इलाका है धारावी, जैसा कि आप जानते हो कि एशिया का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी वाला इलाका है और यहाँ पे बहुत सारे जो फिजिकली चैलेंज जो बच्चे हैं हमारे यहाँ पर आते हैं। हालांकि जो गवर्नमेंट है उनकी जो नीति है कि सर्व समावेशित शिक्षण होना चाहिए, यानी सभी बच्चों को साथ में लेकर के चलना है, अच्छी पॉलिसी है। लेकिन एज अ टीचर जब हम क्लास में जब मतलब जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे जो बच्चे हैं जो कि फिजिकली जो चैलेंजेस बच्चे हमारे यहाँ पर हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या फिर थैलीसीमिया के बच्चे और भी तरह तरह के बच्चे रहते हैं। लेकिन जब मुझे ऐसा लगता है कि इन बच्चों के लिए स्पेशल टीचर, यानी जैसे जिन स्कूलों में ऐसे बच्चे ज़्यादा हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल टीचर्स जो है अपॉइंटमेंट होना ही चाहिए। क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि हम क्लास में इतने सारे बच्चों के साथ में उन बच्चों को स्पेशल अटेंशन, स्पेशल टाइमिंग देना होता है ना। तो इसके लिए मतलब उनके साथ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा तो अन्याय हो रहा है। तो सरकार को आने वाली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो इसके ऊपर भी जो है विशेष ध्यान देना चाहिए। और कोई भी जो शिक्षा की नीति होती है उसी पर देश का भविष्य निर्भर होता है। नीति तो अच्छी ही है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छा होगा, अच्छे से होगा तो जाहिर सी बात है कि देश का भविष्य जो है, ये बच्चे जो है वो जरूर संवरेगा। मैम, अगर हम पूछें तो अभी कितना परसेंट है, अगर यहाँ आपकी स्कूल की बात करें, यहाँ पे डिसेबल जो बच्चे हो, स्पेशल बच्चे हो, वो कितने बच्चों की स्ट्रेंथ है यहाँ पर? तो हमारे यहाँ पे स्कूल में जो एटलीस्ट सेकेंडरी सेक्शन जो चलता है तीनों मीडियम का, वहाँ पर ही 15 बच्चे हैं। बाकी प्राइमरी और मिलाकर के टोटल मतलब एक 20 बच्चे तो होंगे ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बच्चों के लिए खास स्पेशल टीचर का अरेंजमेंट होना ही चाहिए ताकि उन बच्चों के साथ भी न्याय हो सके। यानी आप कहना चाहते हैं अब तक इसका कोई प्रावधान नहीं है? प्रावधान का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से इन बच्चों को भत्ता वगैरह जो है इस तरह की सुविधाएं मिलती हैं, यानी मददनीश भत्ता है। तो इस तरह के जो भी है उनको 5,000 6,000 जो भी है गवर्नमेंट की तरफ से भत्ते मिलते हैं। लेकिन मतलब एज अ टीचर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी मान लो मेरे ही क्लास में 2-4 बच्चे ऐसे हैं, मेरा आधा घंटे का पीरियड है तो मैं कितना न्याय दे पाऊंगी इनके साथ। तो यानी कि स्पेशल टीचर्स की कमी है, स्पेशल जी, बच्चों के लिए जी, उन्हें अच्छा होना ही ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मिल पा रहा होना है। ही चाहिए। यानी कि एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा बदलाव की आवश्यकता महसूस हुई है। जैसे मैम ने कहा, स्पेशल नीड के जो बच्चे हैं उनके लिए टीचर्स नहीं हैं, उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स नहीं है, उनको जो इजाफा दिया जाता है उसमें कमी है। यानी हर जगह जो कमियां हैं उन्हें पूर्ति करने की जिम्मेदारी होगी नई सरकार में। जो अभी जो तत्कालीन सरकार थी वो नहीं कर पाई है, आने वाली सरकार को इस पे इन कमियों को पूरी करना होगा, तभी ये कहीं ना कहीं इनके विश्वास पर खरे उतर पाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत ये चली है। बच्चे इस देश का भविष्य है। भारत देश में बच्चों को लेकर बहुत प्यारी बातें होती है। हर स्कूल में बच्चों को लेकर प्रावधान किए जाते हैं, उनकी शिक्षा पर खासा ध्यान दिया जाता है, कई नियम बनाए जाते हैं। नई पॉलिसी यानी एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, फिर से आएगी, फिर से इम्प्लीमेंट होगा। क्या उसमें कमियां हैं, सब पे हम बात करें, लेकिन आखिर बच्चों के खेलकूद को लेकर क्या कुछ ध्यान स्कूलों में दिया जा रहा है, हम यहाँ बात करेंगे। हमारे पीछे से सारे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके भी कई सपने होंगे। शायद कोई खिलाड़ी बनना चाहता हो, शायद कोई फुटबॉलर बनना चाहता हो, शायद कोई क्रिकेटर बनना चाहता हो, या फिर जिम्नास्ट में अपनी किस्मत आजमाना चाहता हो। लेकिन क्या ये सच है, क्या हो पा रहा है स्कूल में, क्या कमियां हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं। पहले तो मैम आपसे बात करेंगे। एज अ पीटी टीचर यू आर वर्किंग हियर, आप यहाँ काम कर रहे हैं जी। अपना नाम, तो यहाँ पे क्या क्या खेलों की सुविधा है, किस तरह से बच्चे खेल पा रहे हैं, नेशनल तक जा पाते हैं क्या? और नेशनल की तो सुविधा नहीं है फिलहाल, लेकिन अगर हमारे जो बच्चे होनहार है
अगर उनको थोड़ा सा उनके ऊपर वर्क किया जाए तो वो जा सकते हैं आगे। तो किन खेलों की यहाँ सुविधा है, किसमें बच्चे प्रैक्टिस करते हैं? अभी हमारे यहाँ पे ऐसे क्रिकेट्स वगैरह भी है, फुटबॉल वगैरह है, और जो इंडोर गेम है वो तो है ही है, लेकिन आउटडोर गेम पे मुझे लग रहा है अगर ज़्यादा ध्यान देंगे ना तो हमारे बच्चे नेशनल लेवल तक भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे गेम्स के लिए, जैसे फुटबॉल के लिए बॉल होती है, बैडमिंटन के लिए बैडमिंटन के सेट होते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये सब क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, या उसके लिए स्पेसिफिक टीचर्स हैं यहाँ पे? नहीं, स्पेशली टीचर्स तो नहीं है, लेकिन ये सब हमारी संस्थाएं प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे आपको लगता है नीड की होनी चाहिए? होनी चाहिए क्योंकि है बच्चे, क्योंकि अभी हर बच्चों की जो उनके अंदर जो कौशल्य है वो सबका अलग अलग होता है। कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं तो कुछ स्पोर्ट्स में अच्छे हैं। तो जो स्पोर्ट्स, पढ़ाई में तो हालांकि हम ध्यान देते ही हैं, लेकिन अगर स्पोर्ट्स में भी अगर ध्यान देंगे तो वो बच्चे भी आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे खेल की सुविधा पूरी तरह नहीं है। एक बॉल है, एक बॉल के पीछे 100 बच्चे, ये तो पॉसिबल नहीं है। इस पे ध्यान दिया जाना बिल्कुल ज़रूरत है। आने वाली सरकार से ये भी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि इन चीज़ों के लिए सरकार आखिर क्या नियम बनाती है। पीटी टीचर्स की भर्ती होना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए प्रावधान है, और खेल एक ज़रूरी भाग है भारत का। जैसे कि अगर हमारे कहा जाए, हॉकी में भी हमारा भारत देश का बड़ा नाम है, क्रिकेट में भी बड़ा नाम है, लेकिन अगर बच्चे बचपन से नहीं सीख पाएंगे, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, तो कैसे कर पाएंगे। बाहर के ट्रेनिंग सेंटर में जाने से बेहतर स्कूली शिक्षा बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम बच्चों से भी बात करना चाहेंगे। मैम, तो बच्चे आओ इधर, क्या नाम है आपका? आहद। आहन, अच्छा, कौन सी क्लास में बेटा? 4th। 4th में हो? इधर देखो। तो अभी बड़े होके क्या बनना चाहते हो? क्या बनना है? क्रिकेट। नहीं पता? क्या बनना है आपको? खेल खेलना है, कोई गेम खेलना है, बड़े होके क्रिकेटर बनना है? क्रिकेटर बनना है? खेलते हो क्रिकेट? हाँ। कहाँ पर? मैदान में। कौन से मैदान में? ये मैदान में। स्कूल में सिखाते हैं? हाँ। स्कूल में भी है टीचर? क्रिकेट के टीचर हैं? सर है। सर हैं? कब सिखाते हैं? बच्चे कंफ्यूज हैं क्योंकि यहाँ प्रॉपर टीचर ही नहीं है। तो आपको समस्या समझ में आ सकती है कि बच्चे खुद सोच रहे हैं कि उन्हें क्या बोलना चाहिए। अगर इन्हें क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर बनने के लिए प्रॉपर कोचिंग चाहिए, जो कि इनके पास नहीं है। शायद और भी बच्चे हैं जिन्हें कुछ ना कुछ बनना होगा, पर यहाँ पे प्रॉपर इन्हें गाइडेंस नहीं मिलना एक परेशानी का सबब है। हम अपने भविष्य से खेल रहे हैं, तो आने वाली सरकार से ये उम्मीद है और हमारी भी अपेक्षा है कि इस मसले पर भी वे कुछ करें, इनके लिए प्रावधान लाएं, इनके लिए सहूलियतें बढ़ाएं, और आने वाली सरकार इन बच्चों के भविष्य के साथ कुछ ना कुछ अच्छा कर जाए। कई सारे विषय हैं, कई सारी कमियां हैं जिनकी पूर्ति की जानी है, और कई चीज़ें हैं जिसको सॉल्यूशन निकल चुका है। लेकिन ऐसे ही हम बात करेंगे और शिक्षक के हमारे साथ। सर, आपका नाम और किस मीडियम में कौन सी क्लास में? मेरा नाम लच्छन यादव है। मैं हिंदी मीडियम में सहायक अध्यापक हूँ। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर आप? मैं साइंस और मैथ पढ़ाता हूँ 8वीं 9वीं 10वीं में। तो सर, आपको क्या लगता है कि अभी जो सरकार थी, अभी इलेक्शन आने वाला है, तो अभी जो सरकार थी उसने क्या कुछ किया शिक्षा व्यवस्था के लिए? कितनी मजबूत बनाई उन्होंने? क्या कुछ किया जाना चाहिए और बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए? और आपको लगता है आने वाली सरकार उन चीज़ों को पूर्ति कर पाएगी क्या? क्या कुछ कमियां झेल रहा है शिक्षा? सरकारों की बात करें अगर मैडम, तो ये सरकार सब जो आने वाली है, जो आ चुकी, जो अभी है, वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हम जब पढ़ते थे तो 5वीं में बोर्ड परीक्षा था, 8वीं में बोर्ड परीक्षा था, 10वीं में बोर्ड परीक्षा था। अभी इन लोगों की नई पॉलिसी के अंदर इन्होंने सभी बोर्ड परीक्षाएं निकालते जा रहे हैं, और इनको चाहिए पढ़ा लिखा बेरोजगार, जो कि पढ़ा लिखा हो और बेरोजगार हो। इनकी पॉलिसी के अंदर बच्चे 9वीं तक चले जाते हैं, 10वीं का एग्जाम देते हैं, लेकिन नाम तक लिखने नहीं आता है। इसका कारण सिर्फ सरकार का दोष है, सिर्फ सरकार का। क्यों? सरकार ने ऐसे प्रावधान बनाकर रखे हैं कि आप बच्चे को 5वीं से लेकर, पहली से लेकर 8वीं तक फेल न करिए। वो नाम न लिखने आए तो भी आगे बढ़ता जाता है, और इनकी ऐसी पॉलिसी है कि ये पढ़ लिख लेंगे तो हमें वोट नहीं देंगे, वो समझ बूझ कर वोट देंगे। इसलिए ऐसे बच्चों को पैदा करते हैं ताकि 80% बच्चे ऐसे अनपढ़ पैदा हों, ताकि हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इनको लड़ाएं, और ये हमारी बात को सुने और हमारी रोटी पके। ये सभी सरकारों का है, चाहे वो विपक्ष की सरकार हो चाहे पक्ष की। दूसरी बात, ये खुद पेंशन लेते हैं लेकिन कर्मचारियों को पेंशन नहीं देना चाहते। ये दोनों का, ऐसा नहीं कि जो सरकार है वो कहती है देंगे तो विपक्ष को कहलाता है नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों की जय मिली जुली है।
कि नहीं देना है तो नहीं देना है। ये सभी जितनी भी सरकारें आई और जितने आएंगी सबकी एक ही पॉलिसी है, अनपढ़ पैदा करो। नाम पढ़ा लिखा रहेगा और पैदा निकलेंगे ये तो अनपढ़ रहेंगे, ताकि ये हमारी बात सुने और ये हमारे अंधभक्त बन करके जो हम इन्हें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लड़ाएं, ये लड़ें और हमें वोट दें। बिल्कुल एकदम बहुत ज्वलंत मुद्दा आपने उठा दिया है कि जो सरकार के नियम है कि पहली से 8वीं तक बच्चों को पास कर दें, ये बहुत समय से सवाल ये उठता रहा है। आपके अलावा और भी कई वरिष्ठ टीचर हैं जिन्होंने इस पे बात की है, गरमाया है मुद्दा। बहुत सही है कि इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। बच्चों को अगर हम वह चीज़ नहीं सिखाएंगे जो उन्हें सीखनी और पढ़नी चाहिए, तो हमारा भविष्य कैसे बनेगा? आखिर ये वोट बैंक बनाने की जो नीति है, रणनीति है, किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है? सर, टीचर्स की कमी पे जो अभी हम बात कर रहे थे, आपको क्या लगता है कैसे पूर्ति हो सकती है उसकी? और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या फिर ट्रस्ट के स्कूल्स हैं, उनकी क्या स्थिति आपको लगती है? देखिए ऐसा है, टीचर्स के बारे में अगर बोला जाए तो सरकार उसकी ये भी पॉलिसी है कि कैसे भी करके सरकारी स्कूल खत्म किया जाए। उनको सरकार को पगार नहीं देना चाहते, वो सिर्फ अपना जेब भरना चाहते हैं, अपना ही खाता भरना चाहते हैं। उन्हें दूसरे कर्मचारियों को सरकारी पगार नहीं देना है, इसीलिए वो आए दिन प्राइवेट स्कूलों को परमिशन देते हैं खोलने के लिए। हर साल 150 प्राइवेट स्कूलों को परमिशन दिया जा रहा है। जब प्राइवेट स्कूल को आप हमेशा परमिशन देते रहोगे तो सरकारी जो बच्चे हैं वो भाग भाग के प्राइवेट में जा रहे हैं, और जब बच्चे प्राइवेट में भाग जा रहे हैं तो हमारे पास बच्चे कहाँ से आएंगे सरकारी में? सरकारी में पढ़ाई नहीं होती, ऐसा नहीं है। सरकारी में वेल ट्रेन टीचर होते हैं, अच्छे टीचर होते हैं, मेहनती टीचर होते हैं, बट सरकार उन्हें काम करने के लिए समय भी नहीं देती है। रोज एक न एक फंडा आता है, ये जीआर भरो, वो जीआर भरो, ये करो, वो करो, इलेक्शन, जनगणना, इन सब की छोड़ दीजिए। वो सब तो ठीक है, कभी साल में होता है, वो हम मान्य करते हैं, लेकिन उसके अलावा इनके इतने जीआर आते हैं कि इनके अधिकारी कभी स्कूल का, हमारे समय में सब अधिकारी स्कूलों का दौरा करते थे, क्लास में आकर बच्चों से पूछते थे, उसको पहाड़ा पूछते थे, किताब पढ़वाते थे, कुछ न कुछ पूछ के अंदाजा लेते थे। आज सिर्फ घर पे बैठे बैठे, ऑफिस में नहीं, घर पे बैठे बैठे ऑफिसर को सारी जानकारी चाहिए। उसकी मोबाइल में वो डेटा निकाल दिया, सब भर के भेजो मोबाइल में। अब हम लोग वही काम करते रहते हैं। यानी अब दौरे होते ही नहीं है दौरे और होते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होते हैं। वीडियो वगैरह जो रहते थे ऑफिसर्स, वो आते ही नहीं है, नहीं वो तक आते हैं, पहुंचते ही नहीं सब उनको ऑनलाइन जानकारी वहाँ मिल जाती है। ऑफिस की बात छोड़ो, घर पे बैठ के मिल जाती है उनको। बायोमेट्रिक सिस्टम भी किया गया, तो वो आपको क्या स्कूल लगता है में कितना सही है बायोमेट्रिक वो? सिस्टम हमारे लिए है। हाँ, कितना सही है वो आपको लगता है? उससे क्या कमी हुई है कि नहीं, टीचर वो छुट्टी मारना कम देखिए, किए हैं क्या? क्योंकि ये शिकायतें भी आती ये हैं, कहावत टीचर है आते ना, हैं। जी, ये जो कहावत है ना हाँ। कि अगर आप कितना भी बाउंडेशन लगा लो, चोरों के पास बहुत सारे रास्ते रहते हैं, वो अच्छा, कैसे न कैसे अपने काम निकाल लेते हैं। अच्छा, हाँ, हाँ। तो जब आप निरीक्षण करोगे ढंग से तब न पता चलेगा कि हकीकत क्या है, कितने बच्चे हैं, स्कूल की क्या व्यवस्था है। केवल ऑन पेपर, कितने सारे स्कूल इसके पहले ऑन पेपर चलते थे, ना दीवार था, न पेड़, न पौधा, कुछ नहीं, खाली पेपर, स्कूल पर पेपर पर चलते थे। ये तो तायड़े सर जब आए हैं शिक्षा मंत्री, तब उन्होंने इंक्वायरी किया और आधार कार्ड लगाने की बात की, तब जाके ये फर्जी स्कूल बंद हुए। कितने सारे स्कूल चलते थे। बिल्कुल, फर्जी स्कूलों का मैटर बहुत तरीके से उठा था। यादव सर ने बहुत सही बातें कही है। बिल्कुल, मैं भी कहूँगी कि जब हम भी स्कूल में थे तो हमारे जो सीनियर कहा जाए ऑफिशियल जो एरिया के होते थे, डिस्ट्रिक्ट के होते थे, वो विजिट करते थे, वो देखते थे कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, टीचर्स उन पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। लेकिन आज इसमें कमियां आई हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि अधिकारी आकर क्यों नहीं देखते हैं कि आखिर स्कूल कैसे चल रहे हैं, वहाँ पढ़ाई कैसे कराई जा रही है, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या जानते क्या नहीं जानते, इवन टीचर्स कितने एजुकेटेड हैं, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। इस मिनी इंडिया में यानी यहाँ अलग अलग तरह के बोर्ड हैं, तो हमारे पास उर्दू बोर्ड से भी मैम है जो यहाँ पे टीचर हैं। मैम, पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, फिर हम जानना चाहेंगे उर्दू मीडियम में कितनी, मतलब कहा जाए कि कितनी ज्यादा सहायता सरकार से मिल पा रही है, किस हद तक अच्छा चल रहा है, क्या कमियां हैं, क्या पूर्ति होनी चाहिए और आने वाली सरकार से क्या उम्मीद है आपकी? मेरा नाम अंसारी नाजिया है और मैं इस संस्था में उर्दू मीडियम में पढ़ाती हूँ। सरकार की सहायता का तो क्या कहना, मगर फ़िलहाल तो मैं इस मुद्दे पर बात करना चाहूँगी कि हम जो इस प्रीमाइसेस में हैं,
जहाँ पर हम लोग सभी लोग मतलब सभी मीडियम के, सभी धर्म जाति के सभी लोग हैं। तो फिलहाल तो हमें यहाँ पर बड़ा अच्छा माहौल है। यहाँ पर कोई भी परेशानी हमें ऐसी नहीं है कि हम अगर बुर्का पहनने पर या छुट्टियों पर हमारी ऐसी कोई भी पाबंदी हमको आयद नहीं है। माने सर बहुत ही इसको अच्छे से ट्रीट करते हैं वाकई में। और दूसरी चीज़ जहाँ तक सरकार की बात है कि अभी सुनने में आया है ये नई एजुकेशन पॉलिसी में एनईपी में, जिसमें इंग्लिश और हिंदी को लाया जाएगा, तो उर्दू का क्या होगा? उर्दू कहाँ जाएगी? उर्दू के इतने सारे स्कूल्स हैं, उर्दू के इतने सारे बच्चे हैं, उर्दू मतलब उर्दू लोग हैं यहाँ पर, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए कुछ सोचा है, क्या किया है? वो तो अभी तक कुछ सामने बात आई भी नहीं है। मतलब खाली ये बोल देना कि हाँ इंग्लिश और हिंदी, ये मुद्दा हमारा यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा ना। मुद्दा तो अब शुरू होगा कि जो अदर मीडियम है उनका क्या होने वाला है, और जो ये दूसरी स्कूलें खोली गई हैं मतलब हालांकि हम और आप अगर देखेंगे तो हम ऐसे ही स्कूलों में पढ़े हैं जहाँ पर वर्नाक्युलर मीडियम में, तो ये दूसरे जो बड़ी बड़ी स्कूलों को खोला जा रहा है, तो उसकी वजह से इन स्कूलों में अगर आप ये आसपास के देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो बड़ी बड़ी स्कूलों में जाने मुश्किल है इनका, तो वो हमारे पास ही ऐसी स्कूलों में आएंगे ना। तो अगर ऐसी स्कूलों को ही किसी वजह से बंद करना चाहेंगे तो ये भी गलत है। वहाँ बच्चे जा नहीं पाएंगे, यहाँ अगर बंद कर दिया जाएगा तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, फिर कैसे पढ़ेंगे? तो ये सरकार से सवाल है इन सब चीज़ों का कि इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। तो मैम आपने सही कहा कि जो मीडियम्स को लेकर है कि प्राथमिकता उर्दू यानी अदर मीडियम्स को भी दिया जाना चाहिए, सिर्फ उर्दू नहीं अदर मीडियम्स अदर भी है। मीडियम्स बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये भी समझ में आ रहा है। क्या कि इसको क्यों नहीं ध्यान दे रही है सरकार? आने वाली सरकार से ये भी अपेक्षा है। मैम एक और बात है, धारावी क्षेत्र में ये स्कूल है ना? यहाँ पे अगर कहा जाए मुस्लिम बहुल इलाका भी है, तो वहाँ से कितने बच्चे यहाँ पे आते हैं? उन्हें क्या फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से मिल पाती है? और बच्चियों का स्तर कितना है शिक्षा में, कितना ज्यादा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ मेजॉरिटी मतलब आपको मुस्लिम्स की नज़र आएगी सभी मीडियम में, क्योंकि उर्दू मतलब मुस्लिम्स बच्चे इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं, मराठी भी, हिंदी भी और उर्दू भी। ये चारों मीडियम में आपको इनकी संख्या अच्छी खासी नज़र आएगी। और जहाँ तक इसको मतलब कहने का सवाल है सरकार की तरफ से हमें क्या मिल रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई ख़ास टप्पा मिल रहा है कि हाँ ये उर्दू बच्चों को दिया जाना चाहिए, सिवाय ये कि 5वीं से 8वीं तक की किताबें दी जा रही है। बाकी तो ये जो प्रीमाइसेस में हम दे रहे हैं, मतलब मुस्लिम बच्चों को अलग शनाख्त देना, स्काफ वगैरह देना या उनके लिए सहूलतें देना कि हाँ ये मुस्लिम बच्चे हैं, तो ये सारा यहाँ से है। सरकार की तरफ से मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ख़ास चीज़ एज अ मुस्लिम करके मिल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ वैसे तो पर। भेदभाव नहीं करती ना सरकार ना कानून, तो बिल्कुल नहीं करती है। लेकिन उर्दू मीडियम या फिर किसी भी मीडियम को लेकर या स्कूल्स को लेकर क्या मतलब अगर फैसिलिटीज की बात करें, आपको क्या लगता है कि क्या दिया जाना चाहिए? क्या और सहूलियतें आपको मिलनी चाहिए एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट? क्या मिलनी चाहिए आने वाली सरकार से, और क्या उम्मीद है? आने वाली सरकार से तो सबसे पहले टीचर के लिए ये उम्मीद है कि यहाँ पर टीचर्स जो है ना रिटायर होने जा रहे हैं। अभी तक हमारे पेंशन का कुछ भी मुद्दा नहीं है, मतलब यही ना 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 में ही बात चल रही है। तो बाकी सारे क्षेत्रों में तो दी जा रही है, डबल पेंशन दी जा रही है, ट्रिपल पेंशन दी जा रही है, मगर हम लोगों का क्या? हम लोग जो यहाँ का बच्चों का भविष्य, ये हिंदुस्तान का भविष्य बनाने के लिए हम यहाँ मेहनत करते हैं सुबह 7 बजे से लेकर 2-3 बजे तक, उनके लिए कुछ सोचा नहीं जा रहा है, उनके आगे के लिए, उनके भविष्य के लिए तो कुछ सोचना चाहिए कि हम लोग सिर्फ अपनी 58 साल की मतलब बस ड्यूटी करें और निकल जाएं। ऐसा तो नहीं, टीचर तो हमेशा टीचर रहता है ना। अभी जो ऑनलाइन आ रहा है हो सकता है वो आगे भी पढ़ाएगा। अगर सरकार की तरफ से हमें कोई सहायता नहीं रहेगी तो वो आगे कुछ करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। काम तो आप हमसे बराबर ले रहे हो, सब कुछ बराबर ले, फिर हमारी पेंशन का मुद्दा हमको मिलनी चाहिए। जो सरकार से बात हुई थी वो हमें मिलनी चाहिए, और बच्चों को भी मुख्तलिफ सहूलतें फराहम होनी चाहिए। सिर्फ किताबों के अलावा भी जैसे सरकारी स्कूलों में जो चीज़ें जाती हैं थोड़ी बहुत, वो चीज़ें हमको भी हम तक भी आनी चाहिए, क्योंकि हम जिस इलाके में हमारा स्कूल है, हमारे प्रिंसिपल, हमारे जो सर हैं वो तो करते ही हैं, मगर सरकार की तरफ से हमें कोई ख़ास चीज़ नहीं आ रही है किताबों के अलावा। बाकी इन बच्चों को कॉपियाँ देना, दूसरी चीज़ें देना, ये हम प्राइवेट तौर पर दे रहे हैं, अपने तौर पर प्रिंसिपल दे रहे हैं, सर दे रहे हैं, या फिर टीचर्स कुछ मदद कर रहे हैं। हमें सरकार की तरफ से कोई ख़ास किताबों के अलावा कोई मदद नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमें भी नहीं बहुत ज़्यादा तो कुछ तो मदद तो हमें मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल अंसारी मैम सही बोल रहे हैं, इनमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, इसलिए मैंने कहा कि ये सही बोल रही है। टीचर्स की कमी
मौजूदा स्थिति में बिल्कुल है, वर्तमान परिस्थितियां बहुत बुरी हो चुकी है सरकारी स्कूलों में, इसलिए लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ भागते हैं। टीचर्स को अगर टाइम पे पेमेंट नहीं मिलेगी, उनकी अगर हम सहूलियतों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आखिर टीचर्स किस मोटिवेशन के साथ काम करेंगे? इतने बच्चों को पढ़ाना है। अलग मीडियम्स की बात करें, अलग मीडियम्स को भी वही सहूलियतें मिलनी चाहिए और हर तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेटाइजेशन रोकने की बात भी की है। कई तरीके की समस्याएं हमको यहाँ देखने को मिली, यानी शिक्षा व्यवस्था में काफी सुधार की आवश्यकता है और आने वाली सरकार को इस ओर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि एक बड़ा तबका है जो शिक्षक के तौर पे काम करता है। अगर जिनकी कमी होती तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलना, मुहैया कराना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आधी से ज्यादा आबादी पढ़ती है सरकारी स्कूलों में। प्राइवेट स्कूल में जरूर बच्चे पढ़ते हैं, पर वही जो वहाँ के खर्च उठा सकते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल आज भी वहीं पे खड़े हुए हैं। उन्हें उन कमियों की पूर्ति का इंतजार है। उन्हें आज भी इंतजार है कि कोई सरकार या कोई अधिकारी आएगा और उनकी इन कमियों को पूरी करेगा, फैसिलिटीज देगा। कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार को लेकर भी, जो केजरीवाल जी ने वहां पर सरकारी स्कूलों का जीर्णोद्धार किया, उसको लेकर भी प्रशंसा करते हुए नजर आते हैं टीचर्स। लेकिन क्या वहां पे कमियां पूरी हो पाएगी? हमारे शो का यही कारण है कि हम इस शो में बात कर रहे हैं और करने वाले हैं कि क्या कमियां हैं इस राज्य में, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के हर कम्युनिटी में क्या कमियों की पूर्ति आज की सरकार ने की है और आने वाली सरकार को की जानी चाहिए। हमारे साथ इस शो में आप बने रहिए और हम आगे भी बात करेंगे दूसरी कम्युनिटीज के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।